चैप्टर 6 आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी जंग का ऐलान। मैं हमेशा अपने दुख में डूबी नहीं रह सकती। कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे ज़रूर लड़ना है। नई नैतिकता नहीं, ये शब्द बोलना भी ढोंग है। प्यार, बस यही और कुछ नहीं। जैसे रोज़ा लग्जमबर्ग को अपनी नई इकोनॉमिक्स पर जीने के लिए निर्भर रहना पड़ा, वैसे ही मुझे अब पूरी ताकत से प्यार को थामना होगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को जो बातें सिखाई जब वो उन्हें भेजने वाले थे, ताकि वो दुनिया को विद्वानों, फरीसियों और हकीमों के ढोंग को बेपर्दा करे और बिना किसी हिचक के हर इंसान को भगवान के सच्चे प्यार का संदेश दे, वो मेरे लिए भी बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे कि कविता, न अपने पास सोना रखो, न चांदी न तांबा, न यात्रा के लिए झोली, न 2 जोड़े कपड़े, न जूते न लाठी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेज रहा हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह नरम बनो। उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में कष्ट कर सकता है। यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ। मैं शांति नहीं, तलवार लाने आया हूँ। मैं आया हूँ ताकि बेटा अपने बाप के खिलाफ, बेटी अपनी माँ के खिलाफ और बहू अपने सास के खिलाफ हो जाए। इंसान के दुश्मन उसके अपने घर वाले होंगे। जो बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे लायक नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं। जो अपनी सलीब नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरे लायक नहीं। जो अपनी ज़िंदगी पाता है, वो उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खो देगा, वो वापस पाएगा। जंग का ऐलान। अगर प्यार की वजह से मैं यीशु की इन बातों को पूरी तरह मानने की कसम खाऊं, तो क्या वो मुझे दोषी ठहराएंगे? मुझे समझ नहीं आता कि शारीरिक प्यार बुरा क्यों है और आत्मिक प्यार अच्छा। मुझे लगता है कि दोनों एक ही है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं वो औरत हूँ जो अपने प्यार, अपने जुनून या उस दुख की खातिर जो वो लाते हैं, अपनी आत्मा और शरीर को नरक में भी नष्ट कर सकती है। मेरे मामा ने ईजू में अंतिम संस्कार और टोक्यो में रस्में करवाई। फिर नाओजी और मैंने एक साथ जिंदगी शुरू की, लेकिन हमारा रिश्ता इतना खराब था कि आमने सामने होने पर भी हम बात नहीं करते थे। नाओजी ने माँ के सारे गहने बेच दिए, इसे अपनी पब्लिशिंग कंपनी के लिए पूंजी कहकर। जब वो टोक्यो में दारू पीकर थक जाता, तो लड़खड़ाता हुआ वापस आता। उसका चेहरा इतना पीला जैसे किसी भयानक बीमारी के आखिरी दौर का मरीज हो। एक दोपहर वो एक लड़की के साथ आया जो शायद नाचने वाली थी। इससे माहौल और अजीब हो गया और मैंने कहा, क्या मैं आज टोक्यो जाऊँ? मैं अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलना चाहती हूँ जिससे सालों से नहीं मिली। मैं 2-3 रात उसके पास रखूंगी। तुम घर का ख्याल रख लोगे, है ना? ये लड़की तुम्हारे लिए खाना बना देगी। मैंने नाओजी की कमजोरी का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं की। इस तरह सांप की तरह चतुराई दिखाते हुए मैंने अपना बैग मेकअप और खाने से भरा और अपने प्यार से मिलने टोक्यो चली गई। नाओजी ने एक बार मेरे हल्के से पूछने पर बताया कि मिस्टर उपेहारा का नया घर टोक्यो सबर्बन लाइन के ओगेकुबो स्टेशन के उत्तरी निकास से करीब 20 मिनट की पैदल दूरी पर है। उस दिन तेज शरद की हवा चल रही थी। जब मैं ओगेकुबो स्टेशन उतरी तो अंधेरा होने लगा था। मैंने उस राहगीर से मिस्टर उएहारा का घर पूछा, लेकिन रास्ता बताने के बाद भी मैं करीब 1 घंटे तक अंधेरी गलियों में भटकती रही। मुझे इतना अकेलापन लगा कि आंसू आ गए। अचानक मेरा एक पैर एक पत्थर से टकराया और मेरी चप्पल का पट्टा टूट गया। मैं बेबस खड़ी थी, सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी मेरी नज़र दाई ओर के घरों की कतार में एक नेम प्लेट पर पड़ी जो अंधेरे में सफ़ेद सा दिख रहा था। मुझे यकीन हो गया कि उस पर उएहारा लिखा था। मैं एक पैर बिना चप्पल के लंगड़ाती हुई दरवाजे तक गई। मैंने नेम प्लेट देखा। सचमुच उस पर उएहारा 0 लिखा था, लेकिन घर के अंदर अंधेरा था। मैं एक पल के लिए सुन्न खड़ी थी। समझ नहीं आया क्या करूं। आखिर में
एक तरह की बेताबी में मैंने दरवाजे से सटकर खुद को झुका लिया, जैसे गिरने वाली हो। माफ़ करें, मैंने पुकारा, अपनी उँगलियों से खिड़की के शीशे के फ्रेम को सहलाते हुए। मिस्टर उएहारा, मैंने धीरे से कहा। जवाब आया, लेकिन वो एक औरत की आवाज़ थी। दरवाज़ा अंदर से खुला और एक पतली चेहरे वाली औरत, मुझसे 3-4 साल बड़ी, पुराने ज़माने की खुशबू लगाए, अंधेरे गलियारे में दिखी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और पूछा, कौन है? उसकी आवाज़ में कोई बुराई या धमकी नहीं थी। माफ़ करें, मैं। लेकिन मुझे अपना नाम बताने का मौका नहीं मिला। उसे मेरा प्यार शायद गलत लगता। डरते डरते लगभग झुक कर मैंने पूछा, क्या मिस्टर उएहारा घर पर है? नहीं। उसने मेरे चेहरे को दया से देखा और बोली, लेकिन वह आमतौर पर दूर। मैंने बीच में टोका। नहीं। उसने हंसते हुए एक हाथ मुंह पर रखा। ये ओगी कुबा में ही है। अगर आप स्टेशन के सामने शिराइशी खाने की दुकान पर जाए तो वहाँ आमतौर पर पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। मैं खुशी से उछल पड़ी। अरे आपकी चप्पल को क्या हुआ? उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं गलियारे में गई और एक बेंच पर बैठ गई। मिसेस उएहारा ने मुझे एक चमड़े का पट्टा दिया, जिसने मैंने टूटी चप्पल ठीक की। जब मैं चप्पल ठीक कर रही थी तो उसने एक मोमबत्ती चलाई और गलियारे में ले आई। माफ़ करें, लेकिन हमारे दोनों बल्ब जल गए हैं। हैरानी की बात है। हैरानी की बात है ना? आजकल बल्ब कितने महंगे हो गए हैं और कितनी जल्दी जल जाते हैं। अगर मेरा पति घर पर होता तो मैं उसे एक नया बल्ब लाने को कहती, लेकिन वो 2 रातों से घर नहीं आया और मेरी बेटी और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो हम जल्दी सो जाते हैं। वो सचमुच बिना किसी बनावट के मुस्कुराई। उसके पीछे एक पतली सी 12 साल की लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें बड़ी थी और जो शायद जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी। मैंने उन्हें अपने दुश्मन नहीं माना, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन ये औरत और बच्चे मुझे दुश्मन समझेंगे और मुझसे नफरत करेंगी। इस ख्याल से मेरा प्यार अचानक ठंडा पड़ गया। मैंने चप्पल ठीक की, खड़ी हुई और अपने हाथों को झाड़कर गंदगी साफ की। उस पल मुझे इतना भयानक दुख महसूस हुआ। मैंने सोचने लगी कि अंधेरे गलियारे में दौड़कर मिसेस उएहारा का हाथ पकड़ लूं और उनके साथ रो। इस ख्याल से मैं काँप उठी, लेकिन फिर अचानक डर गई कि बाद में मैं कितनी ढोंगी और बदसूरत दिखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा और एक अजीब सा झुक कर सलाम किया और बाहर भाग गई। हवा मुझे चिर रही थी। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे चाहती हूँ, मैं सचमुच उसे चाहती हूँ। हाँ, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ कि खुद को रोक नहीं सकती। मैं उसे इतना चाहती हूँ कि खुद को रोक नहीं सकती। हाँ, मुझे पता है कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी औरत है और उसकी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं भगवान के फैसले के मंच पर खड़ी हूँ और मुझे ज़रा भी ग्लानि नहीं है। इंसान प्यार और क्रांति के लिए पैदा हुआ है। भगवान के पास मुझे सज़ा देने के लिए कोई वजह नहीं। मैं ज़रा भी बुरी नहीं हूँ। मैं सचमुच उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करूँगी। ज़रूरत पड़े तो 2-3 रातें खेतों में सो लूँगी। हाँ, मैं करूँगी। मुझे शिराइशी खाने की दुकान स्टेशन के सामने आसानी से मिल गई। वो वहाँ नहीं था। वो आसा गया में है, मुझे यकीन है। आप आसा गया स्टेशन के नॉर्थर्न एग्जिट पर जाए और देखिए, शायद 150 गज चले, वहाँ एक हार्डवेयर की दुकान मिलेगी। वहाँ से दाएं मुड़ जाए 50 गज के आसपास और आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिलेगा जिसका नाम है विलो। मिस्टर उएहारा का वहाँ एक वेट्रेस के साथ चक्कर है और वो सारा वक्त वहाँ बिताता है। अब उसने अपना बिजनेस वहाँ शिफ्ट कर लिया है। मैं स्टेशन गई, टिकट लिया और टोक्यो जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। मैं आसा गया उतरी, नॉर्थर्न एग्जिट से बाहर आई और रास्ता पूछते हुए विलो तक पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। वो अभी अभी एक बड़े झुंड के साथ निकला। उन्होंने कहा कि वो निशियोगी में चिदोरी में रात भर दारू पियेंगे। वेट्रेस मुझसे छोटी थी, शांत, सभ्य और दोस्ताना। मुझे लगा कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ उसका चक्कर है। चिदोरी? निशियोगी में कहा है। मुझे हताशा और आंसुओं का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई।
मुझे ठीक-ठीक नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेशन के पास बाईं ओर है। वैसे अगर आप पुलिस चौकी पर पूछेंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा आदमी नहीं जो एक जगह पर रुके, और शायद वो चिदोरी जाते वक्त कहीं और फंस गया हो। मैं चिदोरी जाकर देखूंगी, अलविदा। ऐसा कहकर मैं चली गई। फिर से ट्रेन, इस बार उल्टी दिशा में। मैं निशियोगी उतरी और तूफानी हवा में भटकती रही, जब तक कि मुझे पुलिस चौकी नहीं मिली। उन्होंने मुझे चिदोरी का रास्ता बताया और मैं अंधेरी गलियों में लगभग दौड़ते हुए पहुंची। मुझे चिदोरी की नीली लालटें दिखी और मैंने बिना हिचक दरवाज़ा खींचा। एक छोटे से धुएं से भरे कमरे में 10 लोग एक बड़े टेबल के आसपास बैठे थे। जोर शोर से दारू की पार्टी चल रही थी। उनमें 3 लड़कियां थी, मुझसे थोड़ी छोटी, जो मर्दों की तरह दारू पी रही थी और सिगरेट फूंक रही थी। मैं अंदर गई, कमरे में एक नज़र डाली और उसे देखा। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। वो बदला हुआ था। 6 साल। वो पूरी तरह बदल गया था। क्या वो मेरा इंद्रधनुष था, मेरा एमसी, मेरे जीने की वजह? 6 साल। उसके बाल पहले की तरह बिखरे थे, लेकिन अब वो चमकहीन और पतले हो गए थे। उसका चेहरा सूजा हुआ और पीला था। उसकी आंखों के किनारे कठोर लाल। उसके आगे कुछ दांत गायब थे। उसका मुंह लगातार बड़बड़ा रहा था। वो मुझे एक बूढ़े बंदर जैसा लगा, जो कमरे के कोने में पीठ झुकाए बैठा था। एक लड़की ने मुझे देखा और मिस्टर ओएहारो को आंखों से इशारा किया। वह बैठा रहा, लेकिन उसने अपनी लंबी गर्दन मेरी ओर बढ़ाई और बिना भाव के मुझे अंदर आने का इशारा किया। बाकी लोग अपनी जोरदार मस्ती में लगे रहे, जैसे उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। हालांकि उन्होंने थोड़ा खिसक कर मेरे लिए मिस्टर ओएहारा के बगल में जगह बनाई। मैं चुपचाप बैठ गई। मिस्टर ओएहारा ने मेरा ग्लास साके से भरा। फिर उसने अपना ग्लास भरा और भारी आवाज में बुदबुदाया, पी लो। हमारे ग्लास हल्के से टकराए और एक उदासी सी खनक हुई। गिलोटिन, गिलोटिन, शू शू शू, कोई चिल्लाया और दूसरा आदमी भी चिल्लाया। गिलोटिन, गिलोटिन, कोई चिल्लाया और दूसरा आदमी भी। उन्होंने अपने ग्लास जोर से टकराए और साके गटक लिया। एक के बाद एक समूह इस बेमतलब नारे को दोहराता रहा और बार बार ग्लास टकरा कर खाली करता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे ये बेवकूफ़ी भरा ताल उन्हें दारू को बेतहाशा गले से नीचे उतारने की ताकत दे रहा हो। जैसे ही कोई बुदबुदाते हुए बहाना बनाकर निकलता, कोई नया मेहमान लड़खड़ाता हुआ आता और मिस्टर ओएहारा को हल्का सा सलाम करके पार्टी में घुस जाता। चिदोरू की दारू सस्ती नहीं है, मिस्टर ओएहारा ने कहा। एक लड़की ने कहा, आप सिर्फ पैसे की बात करते हैं। एक नौजवान ने कहा, 2 चिड़िया एक पैसे में, ये महंगा है या सस्ता? दूसरा आदमी बोला, बाइबल में लिखा है कि आपको आखिरी पैसा भी चुकाना पड़ता है। एक आदमी को 5 प्रतिभाएं मिली, दूसरे को 2 और तीसरे को। कितनी लंबी कहानी है। मसीह का हिसाब किताब बहुत बारीकी से रखा गया है। दूसरा आदमी बोला, और वह दारू पीता था। बाइबल में दारू की कितनी कहानियां हैं। यह मज़ेदार है। बाइबल उन लोगों की आलोचना करती है जो शराब पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान दे, ये उस आदमी के बारे में कुछ नहीं कहती जो दारू पीता है, सिर्फ उसका जो उसे बहुत चाहता है। ये साबित करता है कि मसीह खूब दारू पीता था। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो एक बार में 2 कार्ट गटक सकता था। बस बस, तुम जो पुण्य से डरते हो, यीशु का बहाना बनाना चाहते हो, चलो पी लो। ओहेयारो ने सबसे छोटी और सुंदर लड़की के ग्लास से अपने ग्लास को जोर से टकराया और एक बड़ा घूंट लिया। दारू उसके मुंह के कोनों से टपक कर नीचे तक गई, जिसे उसने अपनी हथेली से रगड़कर साफ किया। फिर उसने 5-6 जोरदार छींकें मारी। मैं चुपके से उठी और अगले कमरे में गई। मैंने वहां की मालकिन, एक पीली और बीमार दिखने वाली पतली औरत से टॉयलेट पूछा। जब मैं पार्टी में वापस लौट रही थी, जो वो सुंदर छोटी लड़की थी जिसे मैंने पहले देखा था, वहां खड़ी थी, शायद मेरा इंतजार कर रही थी। क्या आपको बिल्कुल भूख नहीं है? उसने दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, मेरे पास कुछ ब्रेड है, मैंने कहा। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो ले लीजिए, बीमार दिखने वाली मालकिन ने थकान से जूझते हुए हीटर के पास से कहा। या कुछ खा लीजिए, अगर आप उन नशेड़ियों के साथ रहेंगे
तो रात भर कुछ नहीं खा पाएंगे। प्लीज़ यहाँ ची के बगल में बैठिए। अरे किनू, दारू खत्म हो गई। अगले कमरे से एक आदमी ने चिल्लाया। आ रही हो। किनू नाम की नौकरानी ने रसोई से 10 साके की बोतलें लिए ट्रे लेकर निकलते हुए कहा। रुको। मालकिन ने उसे रोका। यहाँ 2 बोतलें दो। उसने मुस्कुराकर कहा। और किनू, मुझे खेद है कि परेशान कर रही हो, लेकिन प्लीज़ सुजुया से 2 कटोरे नूडल्स जल्दी ले आओ। मैं ची के बगल में हीटर के पास बैठ गई और अपने हाथ सेकने लगी। और आराम से बैठिए, ये रहा तकिए पर, ठंड नहीं हो गई। मालकिन ने बोतल से अपने कप में साके डाली और फिर हमारे 2 कप भरे। हम तीनों ने चुपचाप साके पिया। आप दोनों खूब दारू पी सकती है, मैं देख रही हूँ, मालिक ने अजीब सी आत्मीयता के साथ कहा। बाहर दरवाजा खटखटाया। मैं ले आया, मिस्टर उएहारा, एक नौजवान की आवाज़ आई। दुकान वाला इतना कंजूस है कि मैं 20,000 के लिए लड़ा, लेकिन बस 10,000 मिले। चेक। मिस्टर उएहारा की भारी आवाज़ गरजे। नहीं, नकद, माफ़ करें। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रसीद दूंगा। लोग बिना रुके गिलोटीन गिलोटीन का गाना गाते रहे। इस बातचीत के दौरान भी नाओ जी कैसा है? मालकिन ने ची से गंभीर चेहरा बनाकर पूछा। मैं चौंक गई। मुझे क्या पता, मैं उसकी रखवाली थोड़ी करती हूँ। ची ने शर्मिंदगी के साथ खूबसूरत लाल चेहरा बनाकर जवाब दिया। मालकिन ने बिना रुके कहा। मुझे लगता है कि हाल ही में उसके और मिस्टर उएहारा के बीच कुछ बुरा हुआ है। वो हमेशा साथ रहते थे। सुना है वो नाचने लगा है। शायद अब उसकी कोई नाचने वाली गर्लफ्रेंड है। नाओजी तो खर्चीला है, दारू के साथ साथ औरतें। ये मिस्टर उएहारा की योजना थी। नाओजी का चरित्र खराब होना चाहिए। जब ऐसा बिगड़ा बच्चा खराब होता है। माफ करें, मैंने आधी मुस्कान के साथ बीच में टोका। मुझे लगा कि चुप रहना बोलने से ज्यादा बदतमीजी होगी। मैं नाओजी की बहन हूँ। मालकिन चौंकी और मेरे चेहरे को फिर से देखा। ची ने शांत स्वर में कहा। आप उनसे बहुत मिलती जुलती है। जब मैंने आपको बाहर खड़े देखा तो एक पल के लिए मुझे धक्का लगा। मुझे लगा शायद ये नाओजी है। अच्छा, सचमुच? मालकिन ने सम्मान भरे स्वर में कहा। और आप ऐसी खराब जगह पर आई, लेकिन आप मिस्टर ओहारा को पहले से जानती थी, है ना? हाँ, मैं उनसे 6 साल पहले मिली थी। मैं अपने शब्दों में अटक गई और नीचे देखने लगी। नौकरानी नूडल्स लेकर आई। इंतजार करने के लिए माफ करें। मालकिन ने नूडल्स दिए। प्लीज ठंडा होने से पहले खा लीजिए। शुक्रिया। मैंने अपने चेहरा नूडल्स से उठती भाप में डुबोया और जल्दी जल्दी खाने लगी। मुझे लगा जैसे अब मैं जिंदगी के सबसे गहरे दुख को महसूस कर रही हूँ। मिस्टर ओहारा कमरे में आए, धीरे से, गिलोटीन गिलोटीन गुनगुनाते हुए। वो मेरे बगल में थम से बैठ गए और बिना कुछ बोले मालकिन को एक बड़ा लिफाफा दिया। मालकिन ने लिफाफे के अंदर देखे बिना उसे दराज में रख दिया। उसने हंसते हुए कहा, सोचिए मत कि बस इतने से काम चल जाएगा। मैं बाकी रकम को छोड़ूंगी नहीं। मैं लाऊंगा, अगले साल बाकी चुका दूंगा। क्या मुझे ये मान लेना चाहिए? 10,000 ये, उससे कितने बल्ब खरीदे जा सकते हैं? मैं उससे आसानी से 1 साल जी सकती हूँ। इन लोगों में कुछ गलत था, लेकिन शायद जैसा मेरा प्यार है वो भी अपने तरह से ही जी सकते हैं। अगर यह सच है कि दुनिया में जन्म लेने के बाद इंसान को किसी तरह जीना है, तो शायद वो जो देखते हैं, चाहे कितना बदसूरत हो, उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जीना, जीना एक इतना बड़ा काम जिसके सामने कोई सिर्फ डर से सांस ले सकता है। बहरहाल, अगले कमरे से एक आदमी की आवाज आई। बहरहाल, अगर टोक्यो में रहने वाले लोग जैसे हम अब एक दूसरे को हल्के से नमस्ते न कह सके, तो सभ्य जिंदगी खत्म हो जाएगी। आजकल लोग आदर और ईमानदारी जैसे पुण्यों पर जोर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी फांसी पर लटकते आदमी के पैर खींचना। आदर, ईमानदारी, सब बकवास। इनसे साथ जी नहीं सकते, है ना? जब तक हम सचमुच हल्के से नमस्ते नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। खेतों में लौट जाओ, आत्महत्या कर लो, या जिगोलो बन जाओ।
जो बेचारा इनमें से कोई नहीं कर सकता, उसके पास एक आखिरी रास्ता है, दूसरा आदमी बोला। वो उहेहारा से उधार मांग सकता है और जोरदार नशा कर सकता है। गिलोटिन, गिलोटिन। आपके पास रात बिताने की कोई जगह तो नहीं है? मिस्टर उहेहारा ने आधे आवाज में पूछा। मुझे सांप का सिर उठाए हुए अपने खिलाफ खड़ा होने का एहसास हुआ। दुश्मनी, ये नफरत के करीब का भाव था जिसने मेरे शरीर को अकड़ा दिया। मिस्टर उएहारा ने मेरे साफ गुस्से की परवाह न करते हुए बुदबुदाया। सबके साथ एक ही कमरे में सो सकती हो? ठंड है। ये नामुमकिन है, मालकिन ने बीच में कहा। थोड़ा दिल रखो। मिस्टर उएहारा ने अपने दांतों से जीभ टकराई। तो फिर उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं चुप रही। उसके आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मुझे तुरंत पता चल गया कि उसे मेरे लेटर पड़े थे, और उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो बोला, कोई रास्ता नहीं। फुफुई के यहाँ बिस्तर मांगना अच्छा होगा। जी, उसे वहां ले जाओ। ठीक है। नहीं, रुक। दो औरतों को अकेले सड़कों पर जाना खतरनाक है। कमबख्त परेशानी। मुझे खुद रास्ता दिखाना पड़ेगा। बाहर मध्य रात्रि का एहसास था। हवा थोड़ी धीमी हो गई थी और आसमान चमकते तारों से भरा था। हम साथ साथ चले। मैंने कहा, मैं बाकियों के साथ एक ही कमरे में सो सकती थी। मिस्टर उपेहारा ने बस नींद भरी सांस भरी। आप चाहते थे कि सिर्फ हम दोनों साथ हो, है ना? मैंने हल्के से हंसकर कहा। उसने अपने मुंह को कड़वी मुस्कान में टेढ़ा किया। यही परेशानी है, उसने कहा। मुझे तीव्र, लगभग दर्दनाक एहसास हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है। आप बहुत दारू पीते हैं। क्या हर रात ऐसे ही? हर दिन, सुबह से लेकर रात तक। दारू इतनी स्वादिष्ट है, इसमें बदबू आती है। उसकी आवाज में कुछ था जिसने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। आपका काम कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। बेकार। अब जो कुछ लिखता हूँ वह मूर्खतापूर्ण और उदास करने वाला है। जिंदगी का ढलान, कला का ढलान, इंसानियत का ढलान। कितना बकवास। उट्रिलो, मैंने बिना सोचे बुदबुदाया। हाँ, उट्रिलो। कहते हैं कि वो अभी जिंदा है, शराब का शिकार, एक लाश। पिछले 10 सालों की उसकी पेंटिंग्स बिना किसी अपवाद के भयानक और बेकार है। सिर्फ उट्रिलो नहीं, बल्कि बाकी सभी बड़े कलाकार, है ना? हाँ, सबकी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन नए पौधे भी अपनी ताकत खो चुके हैं। पनपने से पहले ही मुरझा गए। ठंड, जैसे पूरी दुनिया पर बेवक्त ठंड पड़ गई हो। उसका हाथ हल्के से मेरे कंधों पर था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर उसकी चादर में लिपटा हो, लेकिन मैंने उसे मना नहीं किया। मैं और करीब सटकर धीरे धीरे चले। सड़क के किनारे पेड़ों की टहनियाँ, एक भी पत्ती के बिना, पतली नुकीली रात के आसमान को चीरती हुई। टहनियाँ खूबसूरत है ना? मैंने धीरे से, जैसे अपने आप से कहा। तुम्हारा मतलब फूलों और काली टहनियों के बीच का तालमेल? उसने थोड़ा उलझन भरे स्वर में पूछा। नहीं, मैं फूलों, पत्तियों या कलियों की बात नहीं कर रही। मुझे टहनियाँ पसंद है। जब वो पूरी तरह नंगी होती है, तब भी वो पूरी तरह जिंदा होती है। वो जरा भी मुर्दा टहनियाँ जैसे नहीं होती। मेरा मतलब है कि सिर्फ प्रकृति में ताकत बची है। इसके बाद उसने फिर से कई जोरदार छींकें मारी। क्या आपको सर्दी हो गई है? नहीं, नहीं हुई। मेरी एक अजीब आदत है। जब मेरा नशा अपनी हद तक पहुंच जाता है तो मैं अचानक ऐसे चीखने लगता हूँ। यह मेरे नशे का एक तरह का बैरोमीटर है। प्यार का क्या? क्या? कोई है, कोई जो हद तक पहुंच रहा हो? मजाक मत करो। औरतें सब एक जैसी है। कमबख्त, इतनी उलझी हुई। गिलोटिन, गिलोटिन। वैसे हाँ, कोई है। नहीं, आधा कोई। आपने मेरे लेटर पढ़े? मैंने पूछा। हाँ। आपका क्या जवाब है? मुझे कुलीन लोग पसंद नहीं। उनके आसपास हमेशा एक तरह की घमंडी हवा रहती है। तुम्हारा भाई नावजी एक कुलीन के हिसाब से बहुत कामयाब है, लेकिन कभी कभी वो भी ऐसे नखरे दिखाता है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक किसान का बेटा हूँ
और जब मैं इस तरह की नदी के पास से गुजरता हूँ, तो मुझे अपने बचपन के दिन बहुत तीखेपन से याद आते हैं। जब मैं घर के पास की नदियों में मछलियाँ पकड़ता था या जाल से छोटी मछलियाँ निकालता था। हम एक सड़क पर चल रहे थे, जो एक नदी के साथ थी, जो अंधेरे के तल में हल्की से सरसराहट के साथ बह रही थी। तुम कुलीन लोग न सिर्फ हमारी भावनाओं को समझने में पूरी तरह नाकाम हो, बल्कि तुम उन्हें तुच्छ भी समझते हो। तुर्गेनेव का क्या? मैंने पूछा। वो कुलीन था, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। उनके स्पोर्ट्समैन स्केचेस भी? वो किताब उसकी इकलौती बुरी नहीं। वो सचमुच गांव की जिंदगी का एहसास देती है। वो एक देहाती कुलीन था। क्या हम इस पर समझौता करें? मैं भी एक देहाती लड़की हूँ। मैं खेत जोतती हूँ, एक गरीब देहाती लड़की। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? उसकी आवाज़ रूखी थी। क्या तुम मुझसे बच्चा चाहती हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास भूसंकलन की ताकत के साथ आया और मुझे जोर से चूमा गया। चुंबन में चाहत की गंध थी। मैं रोते हुए उन्हें स्वीकार कर रही थी। मेरे आंसू कड़वे थे, जैसे अपमान के दुख के आंसू। मेरे आंसू बहते रहे। हम फिर से साथ साथ चले। उसने बोला, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। मैं तुमसे प्यार कर बैठा। वो हंसा। मैं हंस नहीं पाई। मैंने अपने बोहे सिकोड़ी और होठ सिकोड़ लिए। अगर मुझे अपने दिल की बात कहनी होती, तो शायद मैं कहती, कोई रास्ता नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मैं उदास कदमों से घसीटते हुए चल रही थी। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। उसने फिर से कहा, क्या हम इसे पूरा करें? शैतान। मिस्टर ओहारा ने मेरे कंधे पर अपनी मुट्ठी मारी और फिर एक जोरदार छींक मारी। मिस्टर फुफुई के घर में सब सो रहे थे। तार, तार, मिस्टर फुफुई, ये तार है। मिस्टर ओहारा ने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया। क्या ये तुम हो ओहारा? एक आदमी की आवाज आई। बिल्कुल, राजकुमार और राजकुमारी एक रात की ठहरने की भीख मांगने आए हैं। इतनी ठंड है, मैं सब चीख रहा हूँ। और इतने मेहनत के बाद हमारी प्रेमियों की यात्रा एक मजाक बनकर खत्म हो रही है। दरवाजा खुला। एक छोटा गंजा 50 साल का आदमी चटकीले पायजामे में अजीब सी शर्मीली मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करने आया। प्लीज, मिस्टर उहारा ने सिर्फ यही कहा और बिना कोट उतारे घर में घुस गया। तुम्हारा स्टूडियो बहुत ठंडा है, मैं दूसरी मंजिल का कमरा लूंगा, चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गलियारे के आखिरी सीढ़ियों तक ले गया, जिन्हें हम चढ़े। हम एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। मिस्टर उहारा ने लाइट चलाई। ये तो किसी के रेस्टोरेंट के निजी खाने के कमरे जैसा है ना? मैंने कहा। नए अमीरों का स्वाद, फिर भी फुफुई जैसे बेकार कलाकार के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पास शैतानी किस्मत होती है। वो आम आपदाओं से बचे रहते हैं। ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सो जाओ, सो जाओ। उसने अलमारी से बिस्तर निकालना शुरू किया, जैसे वो अपने घर में हो। तुम यहाँ सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं सुबह तुम्हें लेने आऊँगा। टॉयलेट नीचे दाईं ओर है। वो इतनी जोर से सीढ़ियों से नीचे गया कि लगा जैसे लुढ़क गया हो। बस इतना। जगह पूरी तरह शांत हो गई। मैंने फिर से लाइट बंद की, अपनी वेलवेट कोट उतारी, जो पिता ने कभी विदेश से तोहफे में लाई थी, और अपनी किमोनो में ही बिस्तर में घुस गई। बस अपनी ओबी थोड़ी ढीली की। मेरा शरीर भारी लग रहा था, शायद इसलिए कि मैं पहले से थकी थी। और फिर दारू पी और मैं जल्दी ही झपकी लेने लगी। पता नहीं कब, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो मेरे बगल में लेटा था। करीब 1 घंटे तक मैंने चुपचाप जिद्दी विरोध किया। अचानक मुझे उस पर दया आई और मैंने हार मान ली। क्या यही जिंदगी तुम्हें राहत देती है? बस यही। लेकिन क्या ये तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता? मुझे यकीन है कि तुम्हें खून की उल्टी हुई होगी। तुम्हें कैसे पता? वाकई, कुछ दिन पहले मुझे काफी खराब उल्टी हुई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। ये वही गंध है जो माँ के मरने से पहले थी। मैं हताशा में पिता हूँ। जिंदगी बहुत उबाऊ है। दुख, अकेलापन और तंगी, ये दिल तोड़ने वाले हैं। जब तुम्हें चारों दीवारों से उदासी की आहें सुनाई दे,
तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए खुशी का कोई मौका नहीं है। जब एक आदमी को लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी या शोहरत नहीं पाएगा, तो उसके पास क्या भावनाएँ होती है? मेहनत? वो सब सिर्फ़ भूखे जानवरों का खाना है। बहुत सारे दुखी लोग हैं। नहीं, सिर्फ़ प्यार, जैसे तुमने अपने लेटर्स में लिखा था। हाँ, मेरा प्यार बुझ गया। जब कमरे में हल्की सी रोशनी हुई, मैंने अपने बगल में सो रहे उस आदमी के चेहरे को देखा। एक जल्दी से मरने वाला आदमी का चेहरा था। एक थका हुआ चेहरा, एक शिकार का चेहरा, एक कीमती शिकार। मेरा आदमी, मेरा इंद्रधनुष, मेरा बच्चा, घृणित आदमी, बेईमान आदमी। उस वक़्त मुझे लगा कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा है। मेरा सीना फिर से जागे प्यार के एहसास से धड़क रहा था। मैंने उसके बाल सहलाते हुए उसे चूमा। प्यार का दुखद दुखद पूरा होना। मिस्टर ओहारा ने अपनी आंखें अभी भी बंद रखते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं पूरी तरह गलत था। एक किसान के बेटे से तुम क्या उम्मीद करती हो? मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। मैं अब खुश हूँ। भले ही चारों दीवारों से दुख में चीखे, मेरी खुशी अपने हाथ पर है। मैं इतनी खुश हूँ कि चीख सकती हूँ। मिस्टर ओहारा हंसा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो शाम हो गई। सुबह है। उसी सुबह मेरे नाऊजी ने आत्महत्या कर ली।